हाँ जी, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया। देखिए जी, मैं आज आपके सामने आया हूँ जो सीए फाउंडेशन का अभी क्यूए का पेपर हुआ है जनवरी 26 के लिए, उसके सॉल्यूशन के साथ। पेपर काफ़ी इजी आया है। मैं कह सकता हूँ कि प्रीवियस अटेम्प्ट के मुकाबले काफ़ी इजी पेपर आया है, थोड़ा मॉडरेट पेपर है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। आइए जी, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इनफाइनाइट जीपी का है। तो सम का फॉर्मूला जैसे आपको मालूम है, ए अपॉन 1 - आर। तो फर्स्ट टर्म 1/2 है, कॉमन रेशियो 1/3 है। तो 1/2 अपॉन में 2/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब 3/2 यानी कि 3/4। तो आंसर हुआ सी। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन फिर से जीपी का है। क्या जी, थर्ड टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 5 है, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म। तो देखो, थर्ड टर्म का मतलब है ये AR² मुझे 5 दिया है, और पहली 5 टर्म बोले तो AR² ये। तो यहां पे हो गया A की पावर 5 और R की पावर 1 और 2 3 10। तो आप इसको लिख सकते हो AR² की पावर 5 और AR² की वैल्यू 5 है। तो 5 की पावर 5 यानी कि बी, ए। इसका आंसर ए जी। फिर से जी हमारे पास क्वेश्चन जो आया, फिर से ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। अर्थमेटिक मीन दो टर्म का 13 है और उनका ज्योमेट्रिक मीन ये है। तो देखो, अर्थमेटिक मीन बोले तो A+B/2। तो यहां से A+B 26 हो गया। ज्योमेट्रिक मीन बोले तो √AB, ये कितना है, ये 12 है। तो AB आपका 144 हो गया। फिर देखो जी, डिफरेंस पूछा है तो एक आइडेंटिटी होती है -4AB। अब A+B का होल स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर करोगे तो 576, 676। तो ये 676 हो जाएगा। और 4 इंटू 144 करोगे तो ये डिफरेंस 100 आने वाला है। तो A-B हो जाएगा 10। तो थर्ड का क्वेश्चन हमारा है जी बी आंसर। चलो जी, फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ ए क्लास इंटरवल में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। इसमें देखो, सब में लगभग एक बात लिखी है, लेकिन इनमें सब में बेटर है बी। तो इसका आंसर हमारा है बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल टू द corresponding class length। क्या जी, मार्केट रिसर्च डिवाइडेड सिटी इनटू 5 रीजन वेयर वेरिएशन रीजन इज लिटिल, देयर इज ए मैक्सिमम वेरिएशन बिटवीन रीजन। ये होगा जी आपका स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, सी। तो अभी हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं कि PQRSTU 6 मेंबर्स एक फैमिली के। R इज स्पाउस ऑफ Q। R इज स्पाउस ऑफ Q का मतलब है R और Q हस्बैंड वाइफ है। तो अगर मैं यहां पे बनाऊं R और Q, तो ये हस्बैंड वाइफ का पेयर है। हमें जेंडर मालूम नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे जेंडर नहीं लिख रहे। U इज मदर ऑफ T, अभी नहीं बनाना। S इज डॉटर ऑफ U, अभी नहीं बनाना। P इज डॉटर ऑफ T एंड R सन इज P। अब बनाओ जी, R का सन है P। अब देखो जी, P के साथ कहीं ना कहीं होगा। P इज डॉटर इज T, तो P की डॉटर है T। फिर कहा P इज डॉटर इज T, R सन ये हो गया। U इज मदर ऑफ T, U इज मदर ऑफ T, तो ये भी एक हस्बैंड वाइफ का पेयर हो गया। U is mother of T. There are two couples in the family. Which of the following is correct? Which of the following is correct? एक बात और बोली है, T and S is daughter of, तो S भी डॉटर है, ये दोनों सिस्टर्स हो गई। Which of the following is correct? T is ग्रैंड डॉटर ऑफ Q, T is ग्रैंड डॉटर ऑफ Q। हाँ जी, यही सही है, ए आंसर है। तो 6 का हमारा ए हो गया। चलो जी, आगे चलते हैं और देखते हैं जी 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं।
ड्यूरिंग द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल, ये होता है जी बॉक्स साइड। तो 7th का बी। वेरिएबल दिए हुए रिग्रेशन इक्वेशन है, क्या है जी अर्थमेटिक मीन ये है, तो क्या है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताओ। तो देखो मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन को y ऑन x, दूसरी इक्वेशन को x ऑन y, तो फर्स्ट से बी बाई एक्स बनेगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y 1/2, दूसरी लाइन से बी एक्स वाई बनेगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। फिर हम इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा मानना ठीक है या नहीं। तो लेस देन 1 है तो करेक्ट है। अब r आपको मालूम है इसका ज्योमेट्रिक मीन होता है और साइन सेम होते हैं, तो r हो गया -3/4 का रूट, तो -3/4, 3 डिवाइडेड बाई 4 इसका रूट, तो यार है -0.866, तो माइनस का 0.87, तो आपका आंसर हो गया जी ये ए। आओ जी क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन ये है, इंटरसेप्ट ये है, y की वैल्यू बतानी है। जब x 6 है तो हमें y ऑन x निकालनी पड़ेगी a प्लस बी एक्स, तो इंटरसेप्ट 14 है, स्लोप 3.5 है, और आपको 6 पे चाहिए तो यहां 6 डाल दो, तो 6 इंटू 3.5 प्लस में 14, तो ये आ रहा है 35, तो 9 का आंसर हो गया जी ए 35। 10 की बात करते हैं, कह रही है क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर फाइंड्स दैट 20% of the light bulb are defective. If a batch of 5 light bulb is tested, what is the probability that exactly one bulb is defective? तो देखो जी 20% ऑफ ए लाइट बल्ब डिफेक्टिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, P हो गया 20/100, 1/5 तो Q हो जाएगा 4/5, N 5 है और एक डिफेक्टिव है, तो बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 5C1 1/5 की पावर 1, 4/5 की पावर 4, तो 5C1 5 इंटू 1/5 0.8 की पावर 4, तो 0.8 ये आ रहा है 0.4096, 0.4096 ए आंसर है जी। फिर से देखो जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आर पूछा है, तो आर हो जाएगा क्या 1.6 इंटू 0.4 का अंडर रूट, तो 1.6 इंटू 0.4 ये 0.64 आ रहा है, तो 0.8 आंसर है जी 11 का बी। चलिए जी बात करते हैं जी एमओएफ के क्वेश्चन आ गए। Carry sum of money lent at compound interest for 2 years 20% per annum would fetch 482 more if interest was payable half yearly then it was payable annually. What is the sum deposit? तो हमने मान लिया कि लेट सम P है, तो 1 प्लस 20/200 की पावर 4, P तो दोनों में ही आने वाला है, -1 भी दोनों में आने वाला है, तो अगर -1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 20/100 की पावर 2 इक्वल टू में 482, तो हमें P निकालना है, तो चलो पहले इसको सोल्व करते हैं। तो ये बना जी 20 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1 इंटू करके 3 बार इक्वल m प्लस, फिर जी ये 20/100 इंटू करके एक बार इक्वल m माइनस, इसके बाद में MRC देखो जी कितना आ रहा है 20 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1 इंटू करके 1 2 3 m प्लस, फिर जी 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू करके एक बार इक्वल m माइनस, और MRC किया तो 0.77 समथिंग आ रहा है। अब यहां के बाद डिवाइड करके आप इक्वल करो और गुणा में 482 कर दो,
तो हमने डिवाइड करके इक्वल किया, गुणा में 482, ट्वेंटी बाई 200 प्लस 1, कुछ गड़बड़ हुई है, 20 डिवाइडेड बाई, क्वार्टरली है ना, हाफ ईयरली है, तो 20 डिवाइडेड बाई 200 इंटू करके 1 2 3 m प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू करके एक बार इक्वल m माइनस MRC डिवाइड करके इक्वल गुणा में 482। हाँ, गुणा में 482 तो ये आएगा, कैलकुलेशन पहले मेरी एरर हो गई थी, तो 20,000 आंसर आएगा। यही सेम कैलकुलेशन करोगे तो 20,000 आंसर आ जाएगा। चलिए जी, 12th का 20,000 हो गया डी। 23 की बात करते हैं, कह रहे जी मिसेज रीना बाई ए रेफ्रिजरेटर वर्थ 25,000, सी पे 5,000 अपफ्रंट दिए, यानी कि 20,000 उसके ऊपर लोन हो गया, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट देनी है, 18% पर एनम का ये है, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू एट ईच एनुअल इंस्टॉलमेंट बतानी है, और ये दिया है। तो एक्चुअल में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैपिटल आर निकालना है, तो लोन अमाउंट को आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो लोन अमाउंट 20,000 है, और डिवाइड में आप कर दो 3.12717 से, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 3.12717, ये आ रहा है हमारा 6,395 रुपए। बी आंसर है जी। चलो जी, बात करते हैं जी 14 की। क्या जी 50,000 रुपए टर्म डिपॉजिट में जमा कराए हैं, नॉमिनल रेट 10% है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, इफेक्टिव रेट पूछा है, पढ़ाते समय ही बोला था कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इफेक्टिव रेट में हमारा बनेगा 100, 1 प्लस 10 बाई क्वार्टरली है 400, अब इसको करेंगे तो 10 बाई 400 प्लस 1, 3 बार इक्वल, -1 गुणा में 100 इक्वल, 10 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1 इंटू करके 1 2 3 -1 गुणा 100, ये आ रहा है 10.38, तो सी आंसर है जी 10.38। 15th नंबर क्वेश्चन है जी हमारा, क्या जी शिवा ने इन्वेस्ट किए 12,000 रुपए एट द एंड ऑफ 10%, ये भी हमारी बुक का ही क्वेश्चन है। अनदर अमाउंट एट द रेट ऑफ 20% सिंपल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट अर्न एट द एंड 14% पर एनम हो जाता है। तो आपको बताना है कि फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। तो दो तरीके हैं, या तो आप प्रॉपर करो या आप जीबीसी करो। तो देखो 12,000 का अगर मैं 10% निकालता हूं, तो 12,000 का 10% और जीबीसी अगर करता हूं, मैं बी को चेक कर रहा हूं, बी आंसर बनेगा इसका। दूसरा बना 8,000, 8,000 का 20% करता हूं, और इसके बाद में जीटी 12,000 गुणा 10% और 8,000 गुणा 20%, और जीटी किया तो ये आ रहा है 2,800। तो मतलब इन दोनों का टोटल 2,800 है, और 20,000 का 14% भी 2,800 है, तो इसका मतलब मेरा बी आंसर हो गया। चलो जी 16th की बात करते हैं। 16th में आपको कह रहे जी ए बी सी डी ई सिटिंग ऑन ए बेंच, ए इज सिटेड नेक्स्ट टू बी, C is sitting next to D, D is not sitting with E, who is on left hand of the bench। तो देखो आपको 5 सीट बनानी है, 1 2 3 4 5, कह रहे हैं ये लेफ्ट हैंड होगा, ये राइट हैंड होगा, और आपको कह रहे हैं कि E जो है वो लेफ्ट हैंड ऑफ द कॉर्नर पे बैठा है, तो E यहां बैठ गया। अच्छा, D इज नॉट सिटिंग विद E, तो D यहां पे तो नहीं आएगा, ठीक है। C इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, तो 1 2 C यहां आ गया। अब आगे आपको क्या कह रहे थे, A इज सिटिंग नेक्स्ट टू B,
C is sitting next to D, C is sitting next to D, तो यहां पे D ले लो, C उसके नेक्स्ट हो गया। A is sitting next to B, ठीक है, C is sitting next to D, A is to the right of B, A is to the right of B, A is to the right of B, A is to the right of B and E, A and C are sitting together, तो यहां पे A हो गया और यहां पे B हो गया, तो ये बन गया आपका EBACD, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहे हैं, इन विच पोजिशन B इज सिटिंग, तो B बिटवीन E एंड A है, तो C आंसर है जी। चलो जी 17th क्वेश्चन है जी, का है मैन ड्रोव 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मान लिया ये यहां से चला और ये 10 किलोमीटर नॉर्थ चला गया, ये A है ये B है, फिर आपको कहा फ्रॉम देयर ही टर्न टुवर्ड्स राइट, मान लिया ये यहां पे आ गया, C पे 3 किलोमीटर राइट इधर गया, देन ही टेक राइट टर्न एंड ड्रो 6 किलोमीटर, तो राइट टर्न इसका राइट टर्न ये होगा, तो मान लिया ये यहां आ गया 6 किलोमीटर पे, हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, इसको आगे तक बढ़ाओ, तो ये आपको चाहिए, तो देखो ये 3 है और ये 10 था, ये 6 था, तो ये 4 बचा, तो पाइथागोरस से ये 5 आ जाएगा और डायरेक्शन ये है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, तो 17 का A 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। क्या जी 18th क्वेश्चन में मिस्टर क्यू वॉक्स 20 किलोमीटर नॉर्थ, तो ये यहां से मान लिया चला 20 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर का देन में 14 किलोमीटर वापस आया साउथ, ये 14 किलोमीटर हो गया साउथ, देन ही वॉक्स 8 किलोमीटर ईस्ट, यहां से ये 8 किलोमीटर ईस्ट गया, ये हो गया जी। अब आपको बताना है हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये डिस्टेंस बतानी है, तो देखो ये 8 है, तो ये 20 थी, तो ये 14 थी, तो ये 6 बची, फिर से पाइथागोरस लगेगी, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 10 आ जाएगा, 10 किलोमीटर। देखो जी कह रहे वेस्ट इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट से रिप्लेस किया गया है, तो देखो मैं अगर देखूं तो हमारी एक्चुअल जो होती है ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है। अब आपको क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा वेस्ट को रिप्लेस कर दिया नॉर्थ ईस्ट से, तो वेस्ट को रिप्लेस नॉर्थ ईस्ट से करने का मतलब है यहां से यहां तक क्लॉकवाइज में 135 गए हो, 90 ये हो गया, 45 आगे हो गया, तो अब आपको देखना पड़ेगा साउथ, कि साउथ को क्या करोगे, तो साउथ से क्लॉकवाइज में चले जाओ जी, ये साउथ है, साउथ से क्लॉकवाइज जाएंगे 135, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी जी, नॉर्थ वेस्ट। तो जी कौन सा क्वेश्चन है हमारा 19, तो नॉर्थ वेस्ट आंसर आ रहा है जी, नॉर्थ वेस्ट। चलो जी आगे चलते हैं जी, कह रहे जी इन क्लास 50% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स एंड साइंस, तो मतलब देखो जी मैथ्स और साइंस पढ़ते हैं 50%, आपका 70% स्टडी मैथमेटिक्स करते हैं, 70% मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट स्टडीइंग साइंस गिवन दैट ही इज ऑलरेडी स्टडीइंग मैथमेटिक्स, आपको चाहिए ये कंडीशनल का क्वेश्चन है, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5/7 आंसर आ जाएगा, डी आंसर है जी 5/7। चलो जी 21 देखते हैं जी, ये क्वेश्चन भी पता नहीं कितनी बार आपने किया है, कह रहे ये दिया हुआ है
मीन एंड मीन डेविएशन इतना है। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y का बताना है अबाउट मीन। तो सबसे पहले तो देखो जी हम मीन निकालेंगे y का, तो x का मीन 1.2 है, y का मालूम नहीं है -7, तो यहां से 4y बार 7 में से 3.6 माइनस होगा, ये आ रहा है 3.4, तो y का मीन 3.4 डिवाइडेड बाई 4.85 आ गया जी। अब जब हम इसका मीन डेविएशन निकालेंगे तो मीन डेविएशन में कांस्टेंट जीरो कर देंगे, तो 3 इंटू 0.4, 4 इंटू मीन डेविएशन ऑफ y, ये जीरो, तो मीन डेविएशन ऑफ y हो जाएगा माइनस का 1.2/4 का मोड, तो ये हो गया 0.3। अब हमें निकालना है मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन बनेगा क्या, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन 0.3, 0.85 इंटू 100, तो 0.3 अपॉन 85 इंटू 100, तो यानी कि 0.3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.85, तो ये आ रहा है जी 35.29, 35.29 बोले तो 35.3, तो 21 का हो गया जी सी, 21 का सी। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया जी। 1 से 20 तक के टिकट है, शायद 3 के डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है, तो 1 से 20 तक 3 से डिविजिबल होंगे, 3, 6, 9, 12, 18, 5 से डिविजिबल होंगे 5, 10, 15, 20, 25, और इनमें ये 15 देखे तो कॉमन है, तो 6 और 5 11, 11 में से एक गया, कितने हैं ऊपर, ऊपर 6 है, 4 2 6, ये 5, 10, 15, 20, 25 नहीं 20 तक जाएंगे बस, तो 9, 6, 4, 10, 10 में से एक कॉमन है, तो 6/20, 4/20 माइनस 1/20, तो 9/20, 22 का ए आंसर है जी। चलो जी 23 की बात करते हैं। 2 dice are rolled, then probability of getting a greater number on the first die that one of the second, given that sum should be 7। देखो जी क्या है, कंडीशनल का ही क्वेश्चन है बट हम इसको शॉर्टकट से कर सकते हैं। पहले आप सम 7 बनाओ, 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, तो टोटल 6 केस है, लेकिन इसमें जिसमें पहली डाइस पे बड़ा है वो तो 3 है ना, ये 3 केस है, तो इसका आंसर बनेगा 3/6 यानी कि 1/2, तो 23 का हमारा ए आंसर हो गया जी। चलिए जी लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन फिर से 3 आ गए जी इस बार। तो देखो पहले क्या करते हैं हम, पहले हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 2x, x माइनस 30, ये हो गया जी -5x। अब -5 से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो 24 का हमारा आंसर हो रहा है जी ए, 24 का आंसर ए। अब 25 की बात करते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है, इक्वेशन से बना के सोल्व करोगे तो लेंदी पड़ेगा। देखो जैसे यहां पे ये रेशो दिया हुआ है, तो y को अगर मैं 8 ले लूं तो यहां से कंपेयर करूंगा तो x 5 हो जाएगा, और यहां वैल्यू डाल दो बस, 5 इंटू 8 तो 75 आंसर हो जाएगा, सी आंसर है। अब देखो जी 26, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको बताया था कि हम ऐसे करते हैं, स्क्वायर करेंगे, एक साइड ले जाएंगे, क्वाड्रेटिक बन गई, डिस्टेंस डी निकालेंगे, तो 1 माइनस 4 इंटू ये 21 हो गया, और x निकलेगा -b प्लस √d। हालांकि देखो प्लस माइनस होता है, लेकिन क्योंकि प्लस की सीरीज है तो हम सिर्फ प्लस लिखेंगे, तो 1 प्लस √21/2, तो 26 का b। चलिए जी फिर से लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया। पहले मैं इस वाली को सोल्व कर रहा हूं और 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये बचेगा 2 इंटू 5 माइनस 2x, x माइनस 40, ये हो गया 10 माइनस 4x, इसको इधर ले गया तो
लेस देन इक्वल टू -50, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इसको करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x + 4 लेस देन इक्वल टू 18, तो x लेस देन इक्वल टू 14, तो 10 से बड़ा 14 से छोटा, सी आंसर है जी। ये लो जी, कैलकुलस का क्वेश्चन आ गया। क्या है जी, ये दिया हुआ है x इज द नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो पहले अगर मैं एवरेज कॉस्ट निकालूंगा तो c/x डिवाइड किया तो 50 माइनस 5x प्लस x² 6। मार्जिनल कॉस्ट निकाली तो डेरिवेटिव करूंगा, 50 माइनस 10x प्लस 3x² 6 का मतलब x² 3। इन दोनों को इक्वल डालेंगे, पचास से 50 कट गया। अब सबको एक साइड ले जाएंगे तो ये हो गया जी x² 3 माइनस x² 6 माइनस 10x प्लस 5x बराबर 0। अब इसको पूरे को 6 से इंटू कर देते हैं, तो ये हो गया 2x² माइनस x² माइनस का 30 माइनस का 5x बचेगा, तो 6 से कर रहे हैं तो माइनस का 30x एक मिनट, कुछ गलती हो रही है, x² 3 6 से किया है तो 2x² माइनस x² माइनस 30x कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, एक मिनट। एवरेज कॉस्ट निकाली है 50 माइनस 5x प्लस x² 6। मार्जिनल कॉस्ट निकाली है 50 माइनस 10x प्लस x² 2। 3x² 6 आएगा तो ये x² 2 बचेगा, तो फिर ये x² 2 है, तो फिर एक साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x² 2 माइनस x² 6 माइनस 10x, 6 से गुणा करेंगे तो ये 3x² माइनस x² माइनस 30x बराबर 0, 2x² माइनस 30x, तो x की वैल्यू आएगी जी 15। बी आंसर है जी। चलो जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये कह रहे हैं तो पहले का है f'(x). देखो जी f'(x) करूंगा तो 3e⁻² इंटू 2x ये बनेगा। अब यहां डालेंगे तो देखो इस इक्वेशन में डाल रहा हूं, f'(x) की वैल्यू ये है, फिर कह रहे हैं -2x f(x), तो इसमें 2x से इंटू कर दो f(x) में, तो 2 3 जा ये यही हो जाएगा। फिर कह रहे हैं जी 1/6 इंटू f0, इसमें x को 0 डालूंगा 3 इंटू e⁻0। फिर कह रहे हैं जी f'0, अब जब इसमें x को 0 डालूंगा तो ये सारा ही 0 हो जाएगा, तो ये कट गया, ये हो गया जी 3/6 यानी कि 1/2, क्योंकि e⁻0 1 हो जाएगा, तो 0.5 आंसर है जी, सी आंसर है। कह रहे जी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए में 2 3 है और बी और सी में इंटरसेक्शन 5 है, तो क्रॉस करेंगे तो 2 5 3 5,
डी आंसर है। 31 कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है कि एवरेज कॉस्ट मिनिमम बतानी है, तो पहले तो क्या करना है हमें, लेवल ऑफ आउटपुट वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, तो पहले तो एवरेज कॉस्ट निकालेंगे एक्स से डिवाइड करके, तो 600 माइनस 10x एक्स स्क्वायर बाई 2, तो मैंने इसको एफ एक्स मान लिया। अब मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो -10 प्लस तो x माइनस 10, फिर मैंने दोबारा डेरिवेटिव किया तो 1, तो ये पॉजिटिव आ गया, तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब मिनिमम है, और जब इसको 0 डालूंगा तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो हमारा आंसर है जी सी। तो 31 का आंसर हो गया जी सी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या जी विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग मेथड इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सैंपलर बायसेस, रैंडम सैंपलिंग जी। This type of method, sampling method, entirely depend on the judgment of the sampler. Purposive sampling. C आंसर है जी। Diagrammatic representation of the cumulative frequency distribution is ogive. B आंसर। देखो जी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है जी कंबाइंड मीन, तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला इन दोनों को इंटू करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे, तो 700 इंटू 2500 इक्वल 650 इंटू 2750 इक्वल जीटी, फिर दोनों का टोटल है 750 1300 डिवाइड करके इक्वल 700 गुणा 2500 इक्वल 650 इंटू 2750 इक्वल जीटी डिवाइडेड बाई 1350, ये आ रहा है जी 2620, तो ए आंसर है जी 2620। The test of shift ability of the base is called circular test, जिसमें बेस शिफ्ट होता है। नेक्स्ट का भी सर्क्यूलर टेस्ट। Which of the following index does not satisfy the time reversal test? पास शी। बी आंसर है जी। क्या जी 5 एनालिस्ट है, 2 कंसल्टेंट है, 3 मैनेजर है, ये पांचों इकट्ठे बैठे, ये दोनों इकट्ठे बैठे, ये तीनों इकट्ठे बैठे, तो कितने तरीके में कर सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, लेकिन इन तीनों की पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो सकती है, तो 120 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6, तो 240 इंटू 36, ये आ रहा है जी 8640। बी आंसर है जी। ये लो जी, ये क्वेश्चन आप जीबीसी से कर सकते हो, मैं चेक कर रहा हूं ए को, तो एन को 8 आर को 3 लिया, तो 8C2, तो 8 इंटू 7 2 इंटू 1 28 आ गया, 8C3 8 इंटू 7 इंटू 6 56 आ गया, ये भी करेंगे तो 8C4 ये भी 70 आ जाएगा। ए आंसर है जी। 41 कह रहे जी टोटल नंबर ग्रेटर देन 2000 बनाने हैं और ये डिजिट लेनी है। अब देखो आपको इसमें बताया नहीं कि कितने डिजिट का बनाना है, तो 2 केस बनेंगे, एक बार 4 डिजिट का, तो 4 डिजिट में ग्रेटर देन 2000 बनाना है, तो यहां इन 4 में से कोई एक आना चाहिए। अब जो यहां आ गया वो आगे नहीं आएगा, लेकिन ये 1 आगे आ सकता है, तो फिर से 4 फिर 3 फिर 2, तो ये 96 हो गए, फिर 5 वाले तो सारे ही 2000 से बड़े होंगे, तो 5 फैक्टोरियल, तो इन दोनों का टोटल कर दो, तो ये 216 आ जाएगा जी। 42 कह रहे जी 3 डिजिट का नंबर बनाना है और ये डिजिट्स दी हुई है और डिविजिबल बाई 5 है, तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है और डिविजिबल बाई 5 है, तो डिविजिबल बाई 5 तब होगा जब यहां पे 5 आ जाए, तो ये फिक्स हो गया। अब 6 में से एक यूज हो गई, तो आगे 5 में से कोई एक, फिर 4 में से कोई एक, तो 20 आंसर हो जाएगा जी। बी आंसर है, तो 42 का हमारा आंसर हो गया जी बी। चलो 42 के आगे चलते हैं।
देखो जी क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, पहले से ही बताया हुआ था। a प्लस बी, ए इज द फादर ऑफ बी, ये सब कुछ गिवन है। तो आपको कह रहे डी क्रॉस ई प्लस एफ, तो डी क्रॉस ई, तो देखो क्रॉस में कहा है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो डी क्रॉस ई का मतलब है डी जो है ये ब्रदर है ई का, ई का जेंडर मालूम नहीं है अभी तक। फिर कहा ई प्लस एफ, तो प्लस में कहा था ए इज द फादर ऑफ बी, तो इसका मतलब ई जो है ये फादर है एफ के। अब आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, डी इज फादर ऑफ एफ, डी इज फादर ऑफ एफ, एक मिनट, डी क्रॉस सी का क्या मतलब था यहां पे, इसका जेंडर नहीं मालूम है। ठीक है। अब आपको क्या कह रहे हैं, डी इज फादर ऑफ एफ, नहीं डी तो फादर ऑफ एफ नहीं है, डी इज ग्रैंड फादर ऑफ एफ, ये भी ठीक नहीं है, डी इज अंकल ऑफ एफ, ये सही है। तो 43 का सी, 43 का सी, 44, 44 में कह रहे हैं ए इज सन ऑफ सी। देखो जी ए जो है सी का सन है, सी के बारे में भी कुछ नहीं पता, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, अब पता लग गया जी, सी और क्यू सिस्टर्स है। जेड इज द मदर ऑफ क्यू, जेड जो है मदर है क्यू की, मतलब इन दोनों की मदर है जेड। एंड पी इज द सन ऑफ जेड, तो पी सन ऑफ जेड है, तो इसका मतलब पी इनका भाई हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, यही ट्रू है जी, 44 का ए। 45 में क्या है जी, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। सुरेश कहता है ओनली सन ऑफ माई मदर, तो ये सुरेश की मदर है और ये सुरेश है, ओनली सन का मतलब ये, और ये कहा कि उसका भी सन है। तो अब आपसे पूछा है कि सुरेश क्या है, फिर उसका फादर। 45 का सी, 45 का सी। चलो जी 46 की बात करते कह रहे जी ए एंड बी सिस्टर्स है, ए एंड बी सिस्टर्स है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं जी। चलो मैंने कहा जी ये ए और ये बी, ये दोनों सिस्टर है, ए एंड बी सिस्टर है। बी इज वाइफ ऑफ सी, तो बी जो है ये वाइफ है सी की, तो ये हस्बैंड वाइफ बन गए। डी इज द सन ऑफ पी, अभी नहीं, बी इज द वाइफ ऑफ सी, ठीक है, डी इज सन ऑफ पी, अभी नहीं बनाना। एफ इज द डॉटर ऑफ बी, एफ जो है डॉटर है बी की। जी इज हस्बैंड ऑफ ए, जी जो है हस्बैंड है ए का, तो ये भी हस्बैंड वाइफ हो गए। अच्छा, ई इज द फादर ऑफ बी, तो मतलब ई जो है ई फादर ऑफ बी है, तो ई इन सब का, इन दोनों के फादर हो गए जी ई। और कहा है ई इज द फादर ऑफ बी, और आगे कहा था डी इज द सन ऑफ पी, तो डी इज द सन ऑफ पी का मतलब है कि डी जो है इनका ब्रदर है। तो एक और बना देते हैं यहां पे, इन दोनों का ब्रदर है। चलो डी इज सन ऑफ पी, डी इज सन ऑफ पी, तो ए और बी का ब्रदर हो जाएगा। तो चलो यहां पे डी लिख लेते हैं कहीं पे, डी सन हो गया ये, लेकिन ये ई का ही है, ई का सन है डी। अब हु इज द ब्रदर ऑफ बी, हु इज द ब्रदर ऑफ, क्या कहा है, इज द फादर ऑफ बी, हु इज द ब्रदर ऑफ बी। तो देखो जी बी के ब्रदर कौन आ रहे हैं, बी के ब्रदर डी आ रहे हैं, ए के भी ब्रदर डी आ रहे हैं, बी और ए दोनों के ही ब्रदर है ना डी, तो डी आंसर है जी। चलो जी
देखो जी कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैं हमेशा बोलता था कि चैप्टर छोड़ना नहीं है। n 25 है, p 0.2 है, मीन बताना है तो मीन होता है np 25 इंटू 0.2 तो 5 कितना हो गया 5, 25 इंटू 0.2 5 आंसर हो गया जी ए। ये क्वेश्चन भी देखो जी कितने बार आपको कराया, कह रहे जी कि मीन 10 है तो मीन 10 का मतलब np 10 हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है तो npq 9 हो गया, क्योंकि रूट npq होता है। npq की जगह पे वैल्यू डाली तो q हो गया जी, ये 9 था, q हो गया 9/10 तो p हो जाएगा 1/10, और ये अगर मैं फर्स्ट में डाल दूं तो यहां से n हो गया 100, तो 48 का हमारा आंसर आ गया जी डी, 100 आंसर है जी। चलो जी बात कर लेते हैं जी 49 की। क्वेश्चन वेरिएट है, इसमें ये दिया है ये दिया है, तो अगर मैं इस पे लगाऊंगा तो e की पावर माइनस m, m की पावर 1/1 फैक्टोरियल 0.3 है, इस पे लगाऊंगा e की पावर माइनस m, ये 0.2 है। अब मैंने क्या किया, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो e की पावर माइनस m, अब जब डिवाइड करूंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1/, और ये हो गया 0.2/0.3, तो भैया m से m कट गया, e की पावर माइनस m भी कट गया, और m आपका आ गया 4/3, और जीरो पे पूछा है तो जीरो पे हमेशा e की पावर माइनस m होता है, e की पावर माइनस 4/3, सी आंसर है जी। कह रहे जी फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल दिए हुए हैं, मीडियन पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है Q1 प्लस Q3/2, तो 22 प्लस 28/2 तो 25 आ जाएगा आंसर जी, 50 का बी, 50 का बी। देखो जी आपको कह रहे मिस्टर XYZ इन्वेस्टिंग ए सर्टेन अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 12% पर एनम का रेट है, इफ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट इतनी है, और ये आपको दिया हुआ है ईच मंथ कितना वो डालेगा, कैपिटल आर बताना है। तो भैया फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ये 50,000 है, कैपिटल आर 1 प्लस आई, आई ये रहा 0.01, तो 1.01 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 0.01, तो ये आपका आर आ जाएगा, इन दोनों की गुणा करूंगा तो 5,000, 50,000 इंटू 0.1 ना यार, और इसको डिवाइड कर दूंगा इन दोनों के डिफरेंस से, तो इसमें से 1 माइनस करूंगा तो क्या आएगा 0.104622, तो डिवाइड करो जी 0.104622 से, ये आ रहा है जी 4779 रुपए। एक बार और कर लो, कितना था 5,000 था 50,000 था, 50,000 ही था, तो एक मिनट 50,000 0.01 ही है ना, हाँ 50,000 इंटू 0.01, हाँ तो 500 आएगा, 500 आएगा ये, 50,000 इंटू 0.01 है ना, 50,000 इंटू 0.01 500 आएगा, तो 500 को डिवाइड करना है इससे, तो फिर ये आंसर आएगा जी 500 डिवाइडेड बाई 0.104622, 4779.10, ये आंसर आ गया जी। टाइप है सम मनी डबल इन 8 ईयर, देखो जी कितना इंपॉर्टेंट, T2/T1 ये डायरेक्ट शॉर्टकट है सिंपल इंटरेस्ट पे, T2 मालूम नहीं है, ये 8 है, x2 आपसे पूछा है 4 टाइम कितने दिनों में होगा, और यहां डबल था, तो जैसे ही आप गुणा करोगे 24 आ जाएगा जी, तो सी आंसर हो गया जी। 53 कह रहे जी कि अमाउंट कंपाउंड एनुअली ट्रिपल्ड होती है 4 साल में, देन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, और आपको यहां पे 3 की पावर 1/4 ऑलरेडी दिया हुआ है, 3 की पावर 1/4 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखो पहली बात,
अगर ये क्या कह रहे हैं, अमाउंट कंपाउंड एनुअली इट ट्रिपल्ड इटसेल्फ इन 4 ईयर, तो मतलब देखा जाए तो अमाउंट 3p के बराबर है, तो p इंटू 1+i, तो 1+r/100 की पावर 4 इक्वल टू 3p, p से p कट जाएगा, तो 1+r/100 हो गया 3 की पावर 1/4। अब देखो जी r हो जाएगा 3 की पावर 1/4 की वैल्यू दी हुई है, तो ये हो जाएगा 1.316 माइनस 1 इंटू में 100, तो 0.316 इंटू में 100 31.6, 31.6%। 54, देखो जी 54 में क्या कह रहे हैं, बैंक बी प्रोवाइडेड 15% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, मिस्टर XYZ बोरोड 3200 फॉर 2 ईयर, हाउ मच इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 3200 1+5/100 15/100 15% है, -1 करते हैं जी 15/100 इंटू करके एक बार इक्वल -1 इंटू 3200, 15 डिवाइडेड बाई 100 +1 इंटू करके एक बार इक्वल -1 इंटू में 3200, 1032 आंसर आ रहा है जी, डी आंसर है। चलिए जी 54 तक पहुंच गए जी, 54 से आगे चलते हैं। 55 में क्या कह रहे हैं, मिस्टर एबीसी स्टार्टेड वॉकिंग डाउन ए रोड इन द इवनिंग व्हाइल फेसिंग द सन, फेसिंग द सन बोले तो ये, और इवनिंग की बात कर रहे हैं, तो इवनिंग की बात कर रहे हैं तो ये वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ऐसे का इतना चलने के बाद ही टर्न टू हिज लेफ्ट, तो वेस्ट का लेफ्ट होगा नीचे साउथ की तरफ, एंड देन टर्न टू हिज राइट, अब इसके राइट तो इधर, क्योंकि साउथ में राइट इधर होता है। अब आपसे पूछा इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, तो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है जी, वेस्ट में, तो 55 का बी। 56 आपसे ओड मैन पूछा है, देखो जी इनमें सब में ना, यहां +2 +3 +4, यहां भी +2 +3 +4, यहां भी +2 +3 +4, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पे +2 +3 +3 हो रहा है, तो डी आंसर है जी। चलो जी पूछा जी फाइंड द ओड नंबर, तो देखो एक 15 को छोड़ के बाकी सारे प्राइम है, 15 को छोड़ के बाकी सारे प्राइम है, तो मतलब मेरा सी आंसर है जी। जी 58 में बॉय इज फेसिंग ईस्ट टर्निंग टू हिज राइट, फेसिंग ईस्ट का मतलब है कुछ इस तरह से है जी, वो ऐसे ऐसे मान लेंगे कि ऐसे है, वो जरूरी नहीं है कि वो खड़ा हो, टर्न टू हिज राइट, अब इसका राइट होगा जी नीचे, ये 20 मीटर गया, देन टर्निंग टू द लेफ्ट, इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा जी, साउथ का लेफ्ट इधर हो जाएगा, फिर से 20 गया, टर्निंग टू द लेफ्ट ही गोज 20, फिर वो राइट गया फिर से 20, तो इसका राइट नीचे हो जाएगा जी, फिर से 20, देन अगेन टर्निंग टू द राइट ही गोज 40 मीटर, तो ही गोज 40 मीटर, तो देखो 20 ये, एक मिनट राइट है ना, हाँ यही राइट होगा, और ये 40,
दोबारा बनाते हैं। boy is facing east, turning to the right. A boy is facing east, turning to the right. चलो मान लिया यहां है और यहां से ये राइट चला गया और इसका इधर फेस था ऐसे, चलो ईस्ट की साइड फेस था, तो ये पहले यहां मान लिया ए पे था, ये बी पे आ गया 20 मीटर, 20 मीटर चला गया। देन टर्निंग टू द लेफ्ट, तो साउथ का लेफ्ट होगा इधर, ये फिर से 20 गया, लेफ्ट तक का मैंने कर लिया। देन टर्निंग टू द राइट ही गोज 20 मीटर, तो इसका राइट होगा ये डी पे आ गया 20 मीटर। देन अगेन टर्निंग टू द राइट ही गोज 40 मीटर। अच्छा तो 20 ये, अच्छा 2 बार 40 था वहां, और फिर 20 ये मान लिया, तो ये 40 मीटर आ गया। देन अगेन टर्निंग टू द राइट 40 गया, तो 20 ये तो यहां आ गया, ये फाइनल हो गया। अब ये इनिशियल थी तो इस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो रही है जी, ये डायरेक्शन आपकी हो रही है वेस्ट, तो वेस्ट बोले तो बी, 58 का बी वेस्ट आंसर है जी। चलो जी, चलो जी, ये देखो ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको कह रहे एक्स का मोड जो है, एक्स का मोड दिया हुआ है 15 है, तो 2 इंटू 15, वाई का मोड हमें बताना है, तो ये हो जाएगा जी मोड ऑफ वाई 30 में से ये 27/3, नो आंसर हो जाएगा डी 60। कह रहे जी रेंज ऑफ एक्स 24 है, तो रेंज ऑफ वाई बतानी है, तो 5 इंटू रेंज ऑफ एक्स 24 है, 3 रेंज ऑफ वाई, ये 0 हो जाएगा जी। स्केल का इंपैक्ट होता है, ओरिजिन का नहीं होता है, तो 3 इंटू रेंज ऑफ वाई 120, 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 120, तो रेंज ऑफ वाई हो जाएगी जी 40, तो 60 का डी। चलो जी, देखो जी मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ 125 है, तो मैं इनको जोड़ूंगा तो 5x प्लस 1 और 3 4 और 5 9 7 16 9 25 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 125, तो 5x प्लस 25 इक्वल टू 625, 125 इंटू 5 करेंगे तो 625 आ गया, तो 5x हो गया 600, तो x हो गया 120, डी आंसर है जी 61 का। ये देखो जी वंस अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पे आपको देखो जी दोनों के साइज दिए हैं, मीन दिए हैं, एसडी दिए हैं, तो पहले तुम्हें कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा, तो कंबाइंड मीन के लिए n1 इंटू दिस, तो 30 इंटू 55 प्लस 20 इंटू दिस अपॉन में 50, ये देखो जी कितना आ रहा है 30 इंटू 55 इक्वल 20 इंटू 60 इक्वल जीटी डिवाइड 50 इक्वल 30 इंटू 55 इक्वल 20 इंटू 60 इक्वल जीटी डिवाइडेड बाई 50, 30 इंटू 55, 30 इंटू 55 इक्वल 20 इंटू 60 इक्वल जीटी डिवाइडेड बाई 50, 57 आ गया जी ये। अब हम पहले D1 निकालेंगे, तो कंबाइंड मीन में से इसको माइनस करके 2, फिर D2 निकालेंगे, तो ये 3,
बाद में स्क्वायर ही करना होता है तो प्लस लिखो या माइनस लिखो। और कंबाइंड एसबी का फॉर्मूला क्या होता था? अपॉन में n1 प्लस n2। अब देखो जी, अगर हम ये वैल्यूज डालते हैं तो n1 30 है और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ये 25 हो गया और d1 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर 20 ये 36 हो गया और ये 9 हो गया और डिवाइड में 50। अब ये करेंगे तो जी 30 इंटू 29 इक्वल 20 इंटू 45 इक्वल GT। करते हैं जी 30 इंटू 29 इक्वल 20 इंटू 45 इक्वल GT डिवाइड बाई 50 इक्वल और उसका अंडर रूट, तो 5.94, तो 5.95 आंसर आ जाएगा जी। 5.95 आपका आंसर आ गया। चलो जी आगे चलते हैं। हम आगे जी 63 पे। तो जी ये एक इक्वेशन है, तो यहां से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो ये आ गया 3/2, अल्फा बीटा निकालूं तो ये आ गया 1/2। अब कहा ऐसी इक्वेशन बनाऊं जिसकी ये रूट है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा सम करूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो 3/2 अपॉन 1/2, तो ये 3 आ गया। फिर 1 अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा जब गुणा करूंगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम, तो 3x प्लस प्रोडक्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो बी आंसर है जी। देखो जी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन आया है। कहा जी इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड 2 सेशन, इन द फर्स्ट सेशन द रेशो ऑफ बॉयज टू द गर्ल 455 स्टूडेंट थे, ये रेशो था। तो यहां से पहले बॉयज निकालो आप, तो 8/13 इंटू 455, तो 8 इंटू 455 डिवाइडेड बाई 13, ये आ गए 280। तो गर्ल्स कितनी बची? 455 में से माइनस कर दो 175, गर्ल्स हो गई 175। अब कहे जी अगर 50 न्यू गर्ल एडमिट हो गई है, अगर 50 न्यू गर्ल एडमिट हो गई है सेकेंड सेशन में, तो कितने नए बॉयज एडमिट होने चाहिए ताकि गर्ल और बॉयज का रेशो ये हो जाए? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गर्ल्स हो गई 175 प्लस 50, तो गर्ल्स हो गई 225, बॉयज को मैंने मान लिया 280 में x और बढ़ा दिए, और ये रेशो हो गई 3:4। तो 3 इंटू 280, 3 इंटू 280 840, 225 इंटू 4 कितना 900, ये 900 जी। तो 3x बराबर 60, तो x बराबर 20, तो आपको 20 बॉयज और रखने पड़ेंगे जी। तो 64 का ए। 65 में क्या है जी ये क्वेश्चन 3x इंटू, देखो जी यहां पे मैंने क्या किया b log b और ये 5 ऊपर लिख दिया, तो प्रॉपर्टी होती है a टू दी पावर log x एट बेस a x होता है, तो ये सब खत्म हो जाएगा, तो ये बचा 3x इंटू एक्स की पावर 5, 64 x की पावर 6 बराबर 64, तो x होना चाहिए 2। सी आंसर है जी 65 का। चलो जी ये क्वेश्चन अच्छा है, नया क्वेश्चन आया है जी 66। कह रहे जी 1 ईयर एगो रेशो ऑफ द एज इन बॉयज ए एंड बी ये था, तो अगर मैं करंट एज x और y मान लूं, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से एक साल पहले x माइनस 1 वाई माइनस 1 5/4 के बराबर, तो यहां से 4x माइनस 4 5y माइनस 5, तो 4x माइनस 5y, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर कहा जी द रेशो ऑफ देयर एज 4 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो आज से 4 साल बाद रेशो हो जाएगी 6:5, तो यहां से किया जी 5x 5y 6y प्लस 24, फाइव एक्स प्लस 20, तो ये हो गया जी 5x माइनस 6y इक्वल टू 4।
दिस इज सेकंड। अब आपसे कहा है ए की एज 10 ईयर के बाद क्या होगी, तो हम एक काम कर लेते हैं, ए का मतलब एक्स की बतानी है, तो यहां से मैंने वाई की वैल्यू निकाल ली, तो 4x प्लस 1 बाई 5 हो जाएगी वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू हो गई जी कितनी, 4x प्लस 1 बाई 5, और ये यहां डाल दो 6 इंटू इक्वल टू में 4। अब ये 5 एलसीएम ले लिया तो 25x माइनस 24x माइनस 6 बराबर 20, तो ये हो गया जी x बराबर 26। तो आज उसकी एज 26 साल है, तो पूछा है 10 ईयर फ्रॉम नाउ, तो 10 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब 36 साल हो जाएगा जी, ये आंसर है। आज से 10 साल बाद, आज 26 है तो आज से 10 साल बाद। ये लो जी 67, कितना अच्छा क्वेश्चन है, साइक्लिक ऑर्डर में है, सबको रटा हुआ है, साइक्लिक ऑर्डर का आंसर 1 होता है, तो बी आंसर है जी 67 का, 0 नहीं 1 आंसर है। 68, देखो जी आपको कह रहे हैं ये एक फंक्शन दिया हुआ है अनडिफाइंड है 5 पे, व्हाट वैल्यू मस्ट बी असाइंड f5 इफ fx इज टू बी कॉन्टिन्यूअस। आपने कुछ नहीं करना, बस इसे सोल्व करना है, तो इसके फैक्टर करेंगे तो x प्लस 5 ये कट जाएगा, और अब x की जगह पे 5 डाल देंगे तो 10 आंसर आ जाएगा, सी आंसर है। तो देखो आपको कह रहे हैं एफ एक्स ये है, एफ एफ 1 बाई एक्स, तो देखो मैं पहले क्या करूंगा, f यहां अंदर इसकी वैल्यू डाल दी, तो ये हो गया 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब दोबारा से डेफिनेशन लगाऊंगा, लेकिन यहां x की जगह पे ये नंबर लिखना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x की जगह पे ये लिखना है, तो ये हो गया जी 1 प्लस 1 अपॉन ये x एलसीएम है, ये x ऊपर चला जाएगा। अब फिर से एलसीएम लूंगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, f 1 प्लस 1 बाई एक्स, एफ एक्स की वैल्यू ये है, एफ एक्स ये है जी, देखो जी हमें यहाँ पे एफ एक्स ये दिया हुआ है, और ये कह रहे हैं एफ एफ 1 बाई एक्स, तो इसका मतलब है एफ तो बाहर ऐसे ही रहेगा। अब 1 बाई एक्स का मतलब यहां में जैसे x है तो इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं, अब 1 बाई एक्स होगा तो 1 बाई एक्स का रेसिप्रोकल करूंगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, समझे ना, इस 1 बाई एक्स का रेसिप्रोकल करना है। अब ये हुआ f1 प्लस 1 बाई एक्स, तो अब x की जगह पे दोबारा से यहां इसका रेसिप्रोकल करूंगा, तो ये एलसीएम होगा, तो आपका आंसर बनेगा x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1, बी आंसर है जी। देखो जी वंस अगेन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 70 नंबर का जी, एक जीपी है जिसमें 2n टर्म है, तो मतलब कुछ ऐसे है, अब क्या है कि जो टर्म ऑक्यूपाइंग द ओड प्लेसेज है उसका सम s1 है, तो ओड बोले तो ये a प्लस ए आर स्क्वायर, ओड प्लेसेज पहला, फिर ये, फिर ए आर की पावर 4, तो n टर्म आएगी,
तो देखो यहां देखूं तो जीपी का फॉर्मूला लगाऊं तो ए कॉमन रेशो आर स्क्वायर है, तो ये हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर कहा जी S2 है जो ओड प्लेसेस पे है तो ए आर क्यूब, तो इसमें भी एन टर्म आएगी, तो इसका निकलेगा ए आर, ये भी कॉमन रेशो वही है तो सेम बनेगा ये। अब देखो अगर मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं तो इधर तो हो जाएगा S2/S1, और देखो इसको डिवाइड करना है, ये a और r की पावर 2n-1 अपॉन ये सारा कट जाएगा, सिर्फ r बचेगा, तो कॉमन रेशो किसके बराबर आ गया, S2/S1 के बराबर। चलो जी fx दिया है, gx दिया है, fo-gx कुछ है तो f(gx) हो जाएगा। f पहले gx की डेफिनेशन, अब फिर f की डेफिनेशन लगाऊंगा तो x की जगह पे ये डालूंगा, फोर एक्स स्क्वायर तो 4x² प्लस 18x प्लस 17, 4x² प्लस 18x प्लस 17, तो 71 का बी जी, 71 का बी है जी। According to the sample is fairly large size is drawn, law of statistical regularity। देखो जी पिछली बार भी सैंपलिंग थ्योरी से काफी क्वेश्चन आए थे, इस बार भी काफी क्वेश्चन आए हैं, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता जी। बेल शेप कर्व, देखो ये जो 74 नंबर क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है जी, मैं आपको बता दूं नीमैन एलोकेशन क्या जी, देखो जी ये क्या है, सैंपल साइज इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन साइज, यानी कि ये बोले का एलोकेशन है, ये बोले एलोकेशन है। सैंपल साइज इज प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, नहीं जी, नीमैन का होता है पॉपुलेशन साइज इनटू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये दो तो है ही नहीं। अच्छा ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये बाउले में होता है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कैपिटल एन गुणा नहीं है। अब मैं कंफ्यूजन क्यों बोल रहा हूं, अगर आप आईसीआई मॉड्यूल में पढ़ोगे और थ्योरी पढ़ोगे तो ये दोनों अलग लिखे हैं, बट अगर इनकी एक्सरसाइज में देखोगे तो एक्सरसाइज में उन्होंने आंसर ये दिया है सेम क्वेश्चन का, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं कि दोनों में बेटर कौन सा है तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों में बेटर बी है ये। अब देखते हैं बाद में आईसीआई क्या आंसर देता है, आप क्या समझते हो जरा ये बताना। आईसीआई मॉड्यूल में एक्सरसाइज में ये दिया है, बट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि होना तो कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये भी लू नीमैन का तो n गुना होना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आया है तो दोनों में बेटर मेरे हिसाब से बी है। बट अब आईसीआई क्या करता है, क्योंकि इन्होंने एक्सरसाइज में ए आंसर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये लेटर ऑन देखेंगे जी इनके सजेस्टेड आंसर में क्या आता है। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख दिया। 75 फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर ज्योमेट्रिक मीन होता है जी लास्ट पेयर और पास्ट का। देखो जी एक और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम हर बार कराते हैं जी। कह रहे जी रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट 10 स्टूडेंट का तो n10 है, कैपिटल R 0.5 है, लेकिन लेटर ऑन ये पाया गया कि एक गलती से 3 ले लिया लेकिन वो करेक्ट 7 था, तो आपसे करेक्ट R पूछा है, तो पहले तुम फॉर्मूला लगाओगे तो 0.5 n10 है तो 10 n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 होता है, सभी को पता है फॉर्मूला, तो 10 इंटू 99 हो जाएगा, तो ये हो गया 0.5, इधर जाके होगा तो माइनस का, लेकिन वो माइनस से माइनस काट दिया मैंने, इंटू 990 डिवाइड में 6 करूंगा तो सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा, तो 990 इंटू में 0.5 डिवाइडेड बाई 6 ये आ रहा है 82.5, लेकिन ये इनकरेक्ट है, पहले हम इसको करेक्ट करेंगे,
तो करेक्ट कैसे निकलेगा? 82.5 में से गलत वैल्यू का स्क्वायर माइनस कर दो और सही वैल्यू का स्क्वायर जोड़ दो। तो 82.5 माइनस 9 प्लस 49 ये आ रहा है जी 122.5। अब हम दोबारा से फॉर्मूले में डालेंगे 1 माइनस 6 इंटू 122 डिवाइड में 990। तो 122.5 इंटू 6 डिवाइड में 990 प्लस माइनस प्लस का 1 इक्वल 0.2575। 0.2575 बोले तो 0.26, तो 76 का हो गया जी ए। ये देखो जी एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोबारा से, पेपर बड़ा अच्छा आया है जी इस बार। क्या है जी? कोरिलेशन कोएफिशिएंट और एक्स और वाई के बीच का, और कोएफिशिएंट इनका पूछा है तो इसमें आपको बताया था कि अगर u और v पहले से पॉजिटिव है तो आप सिर्फ x और y के साइन देखोगे, अगर उनके साइन अपोजिट है तो साइन भी चेंज हो जाएगा, और अगर साइन सेम है तो वही रहेगा, तो माइनस का 0.6 आंसर हो जाएगा जी। विच इंडेक्स नंबर मेथड यूज करंट ईयर क्वांटिटी एज वेट? पासची में करंट आता है आपको मालूम होगा, डी आंसर है जी। An investor intending to purchase a 3-year bond at a price of 907.125। दोबारा से बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, आईसीआई मॉड्यूल का सोल्ड एग्जांपल है, बट इसको इन्होंने बस उलट दिया है क्वेश्चन को। यहाँ पे ये 10% नॉमिनल रेट है, 14% का रिटर्न है। वहां पे पूछा था कि 1000 रुपए की पार वैल्यू है तो कितने में परचेज करे, यहाँ पे पार वैल्यू मांगी है, तो आंसर तो इसका 1000 ही बनने वाला है। एग्जाम्पल का रिवर्स है, बट मैं एक बार बता देता हूं कि कैसे करेंगे। सपोज मैंने कहा कि 1 रुपया पार वैल्यू है या 100 रुपये मान लो, चलो मैं 1 मानूं तो 1 का 10% हो जाएगा 0.1। तो आपको क्या करना है, या P मान लो तो P हो जाएगा 0.1 इंटू P। चलो तो ये 0.1 बाई 100, 0.1 बाई 100 का कितना 1.14, 14% है ना, तो ये बनेगा 0.1 बाई 1.14, 0.1 बाई 1.14 का स्क्वायर, 0.1 बाई 1.14 का क्यूब, और P सब में है तो इनटू प्लस मैच्योरिटी भी तो लोगे, तो P अपॉन 1.14 का क्यूब, इनका टोटल ये होना चाहिए 907.125। अब देखो ये तो हर बार अगर सेम ही है तो ये तो एक तरह से एन्युटी बन गई, तो एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी ऐसे, यहां कर लेते हैं 1 माइनस 1.14 अपॉन में 0.14, और P तो है ही, P तो सब में है, और ये हो जाएगा P इंटू और 10 जितना भी था 907 समथिंग। तो अगर मैं इसको करूंगा तो 1.14 डिवाइड करके 3 बार इक्वल GTM प्लस, एक बार ये, और इनटू में 0.1 भी कर लो, उसके बाद M प्लस करना, कितना आ रहा है 1.14 डिवाइड करके 1 2 3 GT इनटू में 0.1 M प्लस 0.2321 आ रहा है, 0.2321। अब हम इसको करते हैं जी 1.14 डिवाइड करके 3 बार इक्वल 1 2 3 1 दोबारा करना है 1.14 डिवाइड करके 1 2 3 GT गुणा में 0.1 M प्लस, ठीक है, फिर 1.14 डिवाइड करके 1 2 3, ठीक है, M प्लस, इसके बाद में MRC M प्लस करके
1.14 डिवाइड करके 3 बार इक्वल, फिर एमआरसी, फिर डिवाइड करके इक्वल करो, डिवाइड करके इक्वल कर लिया और गुणा में कर दो जी, कितना दिया हुआ था, गुणा में कर दो 907.125, गुणा में कर दो जी 907.125। तो देखो ये 999 पॉइंट समथिंग आ गया, तो 1000 है। वैसे अगर तुम्हें याद होगा तो ये क्वेश्चन उसी का उल्टा आया, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो 1000 आंसर हो गया जी। अब ये देखो जी, कह रही जी 80 नंबर में सिंकिंग फंड क्रिएट किया गया है 20 ईयर्स के लिए, प्रेजेंट कॉस्ट 8 लाख है, 20 ईयर ये हो जाएगी, लेकिन उस टाइम पे 2 लाख रुपए आपको स्क्रैप से मिल जाएंगे, 7% पर एनम का रेट है, तो मतलब आपको 8 लाख रुपए ही चाहिए उस टाइम पे जिसका सिंकिंग फंड बना है। तो अब आपको बताना है कि कितना आप हर बार रखोगे, और ये वैल्यू दी हुई है। तो सिंकिंग फंड में हमेशा ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन करते हो तो आपके पास क्या है जी, 8 लाख आएगा, कैपिटल आर पता नहीं है, 3.8697 माइनस 1 अपॉन में 0.07। तो देखो यहां से कैपिटल आर आपका डायरेक्ट निकलेगा जी, आपका निकलेगा 8 लाख इंटू में 0.07 अपॉन में 2.8697। करो जी, 8 लाख इंटू में 0.07 डिवाइडेड बाई 2.8697, यार है 19,514 रुपए। तो ये सी आंसर हो जाएगा जी। 81 देखते हैं जी, ये ईयर्स दिए हुए हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पूछा है जी। तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो ये फाइनल 200 अपॉन 100, टाइम का डिफरेंस 2025 में से 2021 जाके 4 बचेगा, इनटू में 100, तो 2 की पावर 1/4 है, तो 2 बार रूट कर दो जी, 2 लिख के रूट रूट -1 इनटू में 100 इक्वल 2 लिख के अंडर रूट 1 बार 2 बार -1 इनटू में 100 इक्वल 18.92। बी आंसर है जी। चलिए जी 82, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है जी, 82 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। 8 पर्सन्स है, सारे ऐसे बैठे हुए हैं, आपको कहा है जी 2 पर्सन है क्यू और डब्ल्यू के बीच में, चलो क्यू और डब्ल्यू के बीच में 2 आने हैं, वी सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, वी जो है डब्ल्यू के लेफ्ट में है, वो देख लेंगे, अभी नहीं बनाना, अभी मत बनाऊं। फिर कहा जी 3 पर्सन सिट एट बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में 3 आने हैं, ठीक है, आर सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ टी, तो यहां से शुरू करो, आर सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ टी, मैंने यहां पे टी लिखा और आर जो है उसके इमीडिएटली लेफ्ट है, तो यहां आर लिख दिया। अब देखो तुम्हें एक कंडीशन दी थी कि एस और टी के बीच में 3 है, तो एस और टी के बीच में 3 है, तो 1 2 3, तो अगर मैं यहां एस लिख दूं, इधर से भी देखूं तो 1 2 3, अभी मैं इधर एस लिख रहा हूं, फिर बाद की बाद में देखेंगे। अच्छा ये हो गया, आर ये भी बन गया जी, यू इज नॉट नेबर ऑफ पी, ठीक है अभी नहीं बनाना, 1 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू, 1 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू। अब तुम्हें कहा है डब्ल्यू आर सिटिंग, 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू, 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू। अच्छा 2 पर्सन बैठेंगे क्यू और डब्ल्यू के बीच में, और जी आपको एक बात इन्होंने बोली थी क्या, डब्ल्यू आर सिटिंग, वी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, वी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू,
तो अगर मैं यहां W लिख लूं और यहां V लिख लूं तो ये इसके इमीडिएट लेफ्ट हो गया, ये V हो गया। और आपको एक और बात बोली थी कि Q और W के बीच में 2 पर्सन है, तो Q और W के बीच में 2 पर्सन है। Q हाँ मत करो W, 1 मिनट रुको, इससे नहीं बन पाएगा। S को यहां मत लो, S को यहां लो, S को यहां लेते हैं और W को यहां लेते हैं और Q को यहां लेते हैं, तो Q और W के बीच में 2 आ जाएंगे, ठीक है। और एक बात और बोली थी कि P जो है, P जो है U के साथ नहीं है, यहां P आ जाएगा और यहां U आ जाएगा, ये बनेगा जी। अब आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। Q सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ U, नहीं जी, लेफ्ट बैठा है वो तो। 1 पर्सन सिट बिटवीन P एंड S, P और S के बीच में तो कोई नहीं है। 1 पर्सन सिट बिटवीन S एंड U, 1 पर्सन बिटवीन S एंड U, बिल्कुल ये है जी, सी आंसर है जी, ठीक है जी। चलो जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 83 कह रहे जी, इन ए लाइन ए सिट्स 12th फ्रॉम द लेफ्ट। तो देखो जी, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12, यहां पे ए बैठा है, ये 12th है जी। एंड बी सिट्स 20th फ्रॉम द राइट एंड 5th टू द लेफ्ट ऑफ ए, 5th टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो 1 2 3 4 5 यहां भी है, तो यहां तक 20th बोला है टोटल। तो देखो 1 2 3 4 5 6 तो यही हो गए, तो 28 तो तब बनेगा ना जब इधर 14 और हो। तो आपसे पूछिए टोटल पर्सन कितने हैं, तो 14 और 6 20, 21 22 23 24 25 26, 26 आंसर होगा जी, 83 का बी। चलो जी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आया है। कह रहे जी 6 फ्रेंड्स है PQRST, ये एक हेक्सागोनल टेबल पे बैठे हैं। तो हेक्सागोनल टेबल बोले तो ये हो गया जी, सब सेंटर की तरफ है जी। P is second to the left of U, P is second to the left of U। चलो यहां U को बैठा लिया, तो सेकंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इधर होगा, यहां P आ गया जी। Q इज नेबर ऑफ R एंड S, ठीक है अभी नहीं बनाते। T इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, T इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S। और Q जो है नेबर है R और S का। तो अगर मैं यहां Q को बना दूं, यहां R को बना दूं, यहां S को बना दूं, तो आपको एक और बात कही थी, T इज सेकंड टू द, T इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, नहीं तब नहीं बनेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो इसके राइट हो रहा है, तो यहां पे पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, यहां पे S लेना पड़ेगा, यहां पे T लेना पड़ेगा, यहां पे R लेना पड़ेगा। अब यहां पे आ जाएगा आपका T, ये बन गया जी। अब देखो R के S के लेफ्ट ही हो रहा है जी ये सेकंड पे,
अब आपसे पूछा है विच वन इज सिटिंग अपोजिट टू एस, तो एस के अपोजिट तो पी बैठा है, तो डी आंसर, बी आंसर हो जाएगा आपका पी। एस के अपोजिट कौन बैठा है, एस के अपोजिट बैठा है पी, बी आंसर है जी। 5 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है जी, नॉर्थ में बैठे हैं जी, 1 2 3 4 5। एस इज बिटवीन टी एंड क्यू, एस जो है टी और क्यू के बीच में है, तो या ये बनेगा, एंड क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। अब क्यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर है तो फिर ये तो नहीं हो सकता, तो फिर यहां पे आर हो जाएगा। P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, तो यहां पे P हो जाएगा, तो ये बन जाएगा P T S Q R। Who is sitting at the extreme left end, तो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे बैठा हुआ है जी P, तो आपका आंसर हो गया जी डी। चलो जी बात करते हैं जी 86 की। आपको कह रहे जी मिस राधिका इंटरव्यू अपीयर्ड इन एन इंटरव्यू 3 डिफरेंट कंपनीज है, पहले में 5 कैंडिडेट है, दूसरे में 12 कैंडिडेट है, सेम क्वेश्चन आपका मॉड्यूल में भी है कि सोल्ड 15 कैंडिडेट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिसेस राधिका वुड बी सिलेक्टेड, तो आपको वो सेलेक्ट नहीं हुई, तो 1 माइनस यहां पे राधिका को छोड़ के बाकी 4 में से कोई एक होगा, यहां पे ये जो 12 कैंडिडेट है तो 11 में से कोई एक होगा, यहां पे 14 में से कोई एक होगा। अब इसको हमने काटा जी 4 दिए, अब इसके आगे इन्होंने सोल्व नहीं किया, तो 11 इंटू 14 ऊपर देखो कितना हो रहा है, 11 इंटू 14 154 हो रहा होगा, और नीचे ये 225 हो रहा है, तो 225 माइनस 154 ये हो रहा है जी 71, तो 71 अपॉन 225 डी आंसर है जी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए 3 डिजिट नंबर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 3 डिजिट नंबर है 135 से बनेगा विदाउट रिपीटिशन है, डिविजिबल बाई 3 है। भैया डिविजिबल बाई 3 तो तभी बनेगा जब उन तीनों डिजिट का टोटल 9 हो, और यहां इन तीनों डिजिट का टोटल 9 ही है, तो प्रोबेबिलिटी 1 बनेगी, क्योंकि देखो टोटल 3 है तो 6 फैक्टोरियल और फेवरेबल भी 3 ही बनेंगे। कैसे, आप 135 करो, आप 531 करो, ऐसे ही एक बार 1 को मिड में लोगे, 513 करो, 315 करो, एक बार 5 को मिड में लोगे, 153 करो, 351 करो, तो टोटल भी वही है, फेवरेबल भी वही है, तो 100% प्रोबेबिलिटी है 1 होगा। चलो जी ये देखो जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी कहा था कि ओड्स इन फेवर ओड्स इन अगेंस्ट पे क्वेश्चन आता है। कहा है जी ओड्स इन फेवर इतना है, तो पहला नंबर हैपन होने को बताता है, दूसरा ना होने को बताता है, इसके ओड्स इन अगेंस्ट है, का व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड, तो हम उल्टा करेंगे, हम कहेंगे सोल्व नहीं हुई, तो पहले ने सोल्व नहीं किया तो 7/12, और दूसरे ने सोल्व नहीं किया तो 9/15। अब देखो जी 12 इंटू 15 180 हो रहा है, तो इन्होंने कैंसिल ही नहीं किया है, 12 इंटू 15 180 ही हो रहा है, तो 1 माइनस 63 अपॉन 180, तो 183 में से 63 माइनस होके 117 बचेगा, तो 117/180, तो जी आपका आंसर ए है। कह रहे जी वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट नियरेस्ट इफ 30 lakhs 3 2 5 1 6 is deposited in a bank for 1 year at the rate of 16% per annum compounded quarterly, क्वार्टरली है जी, तो 30 lakhs 16% है, लेकिन क्वार्टरली है तो 16/400 4 माइनस 1, तो 16/400 प्लस 1 इंटू करके 3 बार इक्वल माइनस 1 इंटू में 30 लाख इक्वल, तो जी 16 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 1 1 2 3 माइनस 1 इंटू में 30 लाख, ये आ रहा है जी 509,575.6, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा जी। चलो जी हम आ गए जी 90 पे। आपको कह रहे जी 80,000 ग्रोज टू एक्स इन 3 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट 8%, तो वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है, तो 80,000 रेट है 8%,
समय है कितना 3 ईयर और इक्वल टू x। तो इसको करेंगे जी 8/100 + 1 इंटू करके 2 बार इक्वल इंटू में 80,000। 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू करके 1 2 गुणा में 80,000। 100776.96 ए आंसर है जी 90 का। चलो जी, ये लो जी, फिर से लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया। ग्राफ बनाओगे, 2 के ऊपर जा रहा है और 1 के बीच में लेस आ रहा है, तो अनबाउंडेड तो बनेगा नहीं और इनफिजिबल भी नहीं बनेगा, क्योंकि सॉल्यूशन निकलेगा। फिजिबल बाउंडेड आएगा। देखो मैं बना के भी बताऊं तो ये x/4, ये y/8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ये x/12 प्लस y/12 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी फॉल्स हो जाएगा। यहां पे आएगा 3x/34 y/17 लेस देन इक्वल टू 1, ये ट्रू होगा। ये ओरिजिन की तरफ जाएगा। तो मतलब कुछ मैं अगर रफ स्केच बनाऊं तो आपकी रफ स्केच कुछ ऐसी बनेगी कि ये 2 लाइन तो ऊपर जा रही है और 1 लाइन के आप नीचे जा रहे होंगे। बना के ही दिखा देता हूं, एग्जैक्ट बना ही लेते हैं। पहले में 4 और 8 था, तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं पहला 4 और 8, एक काम कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो पहले वाले में 4 पे 8 है, तो x पे 4 है, y पे 8 है, तो ये वाली लाइन बन जाएगी आपकी और ये फॉल्स है। दूसरे वाले में क्या क्या था, 12 12 था, तो x पे भी 12 है, y पे भी 12 है, ये भी फॉल्स है, इसके भी इधर चली जाएगी। और नेक्स्ट में ये 34/3 आएगा नीचे, क्योंकि जो उसका 3 मल्टीपल है उसको नीचे ले जाएंगे, तो ये 11 पॉइंट समथिंग है, तो 11 पॉइंट समथिंग है, तो ये भी यहां आएगी लगभग, और वहां पे 17 है, तो 11 पॉइंट समथिंग और 17, तो ये इसके थोड़ा ऊपर आएगी। तो देखो इसके इधर है, तो फिर तो आपका देखो ये वाला रीजन बनेगा ना, तो ये तो क्लोज फिगर है और 3 पॉइंट भी है, तो इसलिए हम कह रहे थे कि बाउंडेड भी बनेगा। अगर ये तीनों में ग्रेटर होता तब अनबाउंडेड बनता, तो बाउंडेड फिजिबल होगा, बाउंडेड फिजिबल। तो इसका आंसर हमारा बनेगा जी बाउंडेड फिजिबल। चलो जी 92 देखते हैं जी। कह रहे जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 90,000, 13 ईयर है, 5% का रेट है, और यहां पे ये वैल्यू जो दी है ना ये गलत दी है, तो एक्चुअल में ये 1.055 होगा, तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा, ठीक है। और ये मिसप्रिंटिंग एरर है उनकी तरफ से। 13 ईयर की मुझे बतानी है प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी है, तो क्या करेंगे जी, हम करेंगे जी 1 माइनस 1.055। देखो 5.5 को 100 से डिवाइड करो, हाँ वही आ रहा है 055 की पावर माइनस 13 अपॉन 0.055 इंटू में 90,000, तो हम करेंगे 1.055 डिवाइड करके 13 बार इक्वल, फिर जीटी, फिर गुणा में 90,000 इक्वल 1.055
डिवाइड करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 GT गुणा में 90,000 इक्वल 820537 820537 पॉइंट समथिंग, तो ये आ जाएगा जी 820। नियरेस्ट मांगा है तो नियरेस्ट तो सबसे फिर यही आएगा, बी आंसर है जी। 93 कह रहे जी ने सर्टेन कोड ये है जी, एक्सेप्ट का ये है जी, तो कह रहे हैं पेशेंट का बताओ। तो देखो जी आपको देखना पड़ेगा कि पी के लिए 7 आ रहा है, ए के लिए 4 आ रहा है, टी के लिए 8 आ रहा है, आई के लिए थर्ड नंबर पे 1 आ रहा है, ई के लिए यहां पे फोर्थ नंबर पे 9 आ रहा है, और जी एन के लिए यहां पे फोर्थ नंबर पे 2 आ रहा है, और टी के लिए फिफ्थ नंबर पे 8 आ रहा है। तो 7481,928 7481,928 डी आंसर नजर आ रहा है जी हमें, 7481,928, तो डी आंसर है जी। 94 नेक्स्ट हम जी देखो जी, यहां पहले +6 हो रहा है, फिर +8 हो रहा है, 6 हुआ 10 हुआ, पहले +6 हुआ, फिर +10 हुआ, फिर +14 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 22 हुआ, तो अब 26 होगा ना, तो 71 में 26 जोड़ दो तो 97 आ जाएगा जी। ए आंसर है जी 94 का 97। चलो जी ये लो जी, इंटीग्रेशन की सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है। तो पहले का इंटीग्रेशन 2x³ 0 से 1 x की पावर 4/4 0 से 1, तो 2/3 1 - 0 अपर माइनस लोअर 1 - 0, तो 2/3 - 1/4 12 एलसीएम है, 8 - 3 तो 5/12, तो डी आंसर हो गया जी 5/12। ये लो जी बात करते हैं जी 96 की। 96 में कह रहे हैं जी मंकी को लिखा है जी ये, तो यहां पे +1 हो रहा है, यहां पे -1 हो रहा है, तो एक्चुअल में इसमें +1 -1 +1 -1 +1 -1 होता जा रहा है। तो ऐसे ही अगर हम पजल पे देखेंगे, चलो जी P पे +1 हुआ तो Q आया, U पे -1 हुआ तो T आया, तो QT तो सभी में है, इसमें नहीं है तो D खत्म हो गया बस। फिर Z पे +1 आया तो A आ जाएगा, फिर Z पे -1 गए तो QTA Y आ जाएगा, तो QTAY और कहीं तो नहीं है तो B हो जाएगा जी, आगे देखने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर हो गया जी B। चलो जी अभी बात करते हैं जी 97 की। देखो जी कितना इजी क्वेश्चन आया, का मीडियन अगर 32 है और हम हर एक ऑब्जर्वेशन को 7 बढ़ाए तो न्यू मीडियन कितनी हो जाएगी, वो भी 7 बढ़ जाएगी 39। अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर 64 है, हार्मोनिक मीन 64 है, ज्योमेट्रिक मीन पूछा है जी, एक रूल बताया हुआ है अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है, तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा इनका रूट, तो अर्थमेटिक मीन 64 है और हार्मोनिक मीन 16 है, तो 64 का रूट 8 हो गया, ये 4 हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 32। तो 98 का आंसर आ रहा है जी 32 यानी कि सी। चलो जी अभी बात करते हैं जी, देखो ये भी कितना बढ़िया क्वेश्चन आया जी, मीन दिया है, मीडियन दिया है, मोड पूछा है, तो रिलेशन जानते हो मोड होता है 3 मीडियन - 2 मीन, तो मोड 3 मीडियन तो 3 × 25 -2 × 21, तो 75 - 42, तो 75 - 42 कितना बचा जी 33। ये लो जी हम आ गए लास्ट क्वेश्चन पे, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन मांगा है जी,
तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन में पहले हम इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटा 11 है, फिर 11 के बाद 22 है, फिर 33 है, 33 के बाद फिर 55 है, फिर 65 है, फिर 88 है, फिर 98 है, और ये 7 नंबर है। 3 और 3 6 और 1 7। तो देखो जी पहले मैं Q1 निकालूंगा, तो 7 + 1/4 यानी कि सेकंड टर्म, तो ये 22 हो गया जी। फिर मैं Q3 निकालूंगा, 3 × n + 1/4 तो यानी कि सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स्थ टर्म मेरी 88 हो गई जी। अब कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन Q3 - Q1, Q3 + Q1 × 100। ICI मॉड्यूल हमेशा × 100 करता है जी, तो वो आपने करना है। तो ये कितना हो गया, 88 - 22, 88 + 22 × 100, तो 66/88 + 22 110 × 100, तो 6600 डिवाइडेड बाई 110, तो ये आ गया जी 60। तो 60 आंसर होगा जी हमारा 100 का। तो ये लीजिए जी आपका पेपर जनवरी का खत्म हो गया जी। जैसे मैंने बोला काफी इजी पेपर इस बार आया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, भगवान आपका रिजल्ट अच्छा लेके आए।